नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये पर्यावरण के लिए है और ये आज की हमारी पर्यावरण पर आधारित पहली कक्षा है। इस वीडियो का जो उद्देश्य है, जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं उन पर मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे। जैसे हम यूपी टेट देंगे, सी टेट देंगे और मुख्य पात्रता परीक्षा यानी कि जो हम सुपर टेट देंगे, उस दृष्टि को रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो जो हमारे टेट, सी टेट और सुपर टेट वाले जो हमारे दोस्त लोग हैं वो जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखें और साथ में नोट्स भी बनाते रहें। यकीन मानिए अगर आप मेरे एनवायरनमेंट के सारे वीडियोस को देखेंगे एक के बाद एक, यकीन मानिए आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप ही करके आएंगे और आपको बहुत मोटी मोटी किताबें और नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का एग्ज़ाम है और जो हम राजस्व लेखपाल रेलवे देने जा रहे हैं, उस दृष्टि से भी ये वीडियो हमारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा हम पर्यावरण के परिचय देंगे कि आखिर पर्यावरण है क्या। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, पर्या प्लस आवरण। और पर्या प्लस आवरण का अर्थ होता है, पर्या का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। आवरण आप समझते ही हैं कि अगर किसी चीज से हम किसी चीज को ढक दें तो क्या होता है, आवरण। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से घिरा हुआ। यानी कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अगर यहाँ पर खड़े हैं तो हमको किसी चीज ने चारों ओर से घेर रखा है। हमारे आसपास वायु भी है, हमारे आसपास अग्नि भी है, हमारे आसपास पृथ्वी है, मिट्टी है, सब कुछ हमारे पास है, आसपास है। तो इन सारी चीजों को मिला करके जो चीज बनती है वही क्या है, पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, तो अगर पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ से सवाल पूछ ले तो आप बिल्कुल गलत मत करिएगा और आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद करते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है। तो पर्यावरण में जैविक घटक भी शामिल होते हैं और अजैविक घटक भी शामिल होते हैं दोस्तों। अब जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक वो घटक होते हैं जिनमें जीवन है। हम, आप, पेड़ पौधे, पशु, पक्षी, कीड़े, ये सारी जो चीजें शामिल हैं ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिनमें जीवन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बात करते हैं अजैविक घटक की। तो अजैविक घटक दोस्तों वह घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं है मगर उनका जो प्रभाव है और जिनकी वजह से यह जीवन है वो अजैविक घटक है। जैसे प्रकाश, जल, मिट्टी, ये सारे क्या हैं, अजैविक घटक हैं, मगर इनके बिना जैविक घटक संभव नहीं है, क्योंकि जो जैविक घटकों का जो निर्माण होता है वो इन्हीं अजैविक घटकों के माध्यम से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता होगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर वर्ष वो 5 जून को मनाया जाता है। और अभी ये आज कितनी डेट है, आज 11 अप्रैल है और 2 महीने बाद हम 5 जून को पूरे विश्व भर में पर्यावरण दिवस हम मनाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं, थीम से बहुत ज्यादा एग्जाम सवाल पूछ लेता है, खासकर टेट और पीसीएस में तो बहुत ज्यादा सवाल पूछ लेता है। और वनडे एग्जाम्स की दृष्टि से तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। मगर जब सवाल को थोड़ा सा लेंथी करता है, थोड़ा सा कठिन बनाता है तो पूछ लेता है कि इसकी थीम क्या थी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 को भी मनाया नहीं गया है और जब 2022 की हम बात करेंगे तब वहाँ पर बात कर लेंगे कि आखिर वो कौन सा जो 2022 का दिवस है इसकी थीम क्या होगी। फिर आप 2021 की थीम हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर जून के पहले एग्जाम होता है तो यकीन मानिए 21 पूछने की संभावना है। और अब तक ट्रेंड चल गया है कि पुराना करंट पूछने का, तो पुरानी करंट पर भी हमें थोड़ा सा फोकस रखना होगा। तो 5 जून 2021 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। क्या थी दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं।
एक सवाल एग्जाम में पूछ लेता है सर इको मार्क क्या है? क्या है दोस्तों? इको मार्क। आप कोई भी प्रैक्टिस शीट उठा के देख लीजिए पर्यावरण को, आपको ये सवाल जरूर मिल जाएगा पर्यावरण वाले से कि इको मार्क क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इको मार्क एक टैग है जो ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति बहुत ही ज्यादा मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी कि ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच पाते उनको इको मार्क दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फसल बोई गई और उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है तो वो उसको इको मार्क दिया जाएगा। लेकिन समझ लीजिए प्लास्टिक बनाई जा रही है फैक्ट्री में, तो प्लास्टिक से आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण से नुकसान है, तो प्लास्टिक को इको मार्क नहीं दिया जा सकता है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। अगर पेपर में सवाल आ जाए इको मार्क क्या होता है, तो इको मार्क ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। मैत्रीपूर्ण का मतलब क्या है? मैत्री यानी जिनकी दोस्ती होती है, अच्छे संबंध होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो इको मार्क होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो इको मार्क नहीं होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारे करंट का सवाल है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए किस देश की सरकार ने ग्रीन आर्मी का गठन किया? देखिए कितनी अच्छी शुरुआत है, और मेरे ख्याल से इस शुरुआत को सभी देशों को करना चाहिए। कि ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा एक आर्मी बनाई है इसने, जिसका सिर्फ कार्य होगा कि पर्यावरण का संरक्षण करना, ऐसी गतिविधियों को रोकना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन आर्मी का गठन किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? अब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर पर्यावरण संरक्षण की बात इसमें की गई। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर आपसे निवेदन है इस बीच में कि अगर आप देख रहे हैं वीडियो, साथ में नोट्स बनाते रहिए। यकीन मानिए वीडियो देखने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन जब लिख लेते हैं और दोबारा रिवीजन करेंगे एग्जाम में, तो यकीन मानिए आपको पुरानी चीजें सारी याद आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैवमंडल क्या है? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जैवमंडल क्या है, और या फिर जैवमंडल में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त क्या करते हैं, जैवमंडल में सिर्फ जैविक तत्वों को ही शामिल करते हैं या जैविक संगठनों को ही शामिल करते हैं, यानी जिसमें जीवन है। मैंने अभी बताया आपको जैविक अजैविक। जैविक शब्द सही लग रहा है, जिनमें जीवन है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं है। देखिए जैसे कि आपका मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षा है, और बहुत सारी चीजें हैं, गैसें हैं, पदार्थ हैं, तो ये क्या है? अजैविक संगठन है। तो जो जैवमंडल बनता है वो जैविक और अजैविक दोनों संगठनों को मिला करके बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है जैवमंडल आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप किसी एक ऐसे स्थल की परिकल्पना करिए जहां पर जल भी हो, स्थल भी हो और वायु हो, और इन तीनों का संयोग हो रहा हो। और ऐसा हमको कहां पर मिलेगा स्थल? कोई समुद्र का किनारा हो सकता है, किसी तालाब का किनारा हो सकता है, किसी नदी का किनारा हो सकता है, या किसी झील का भी किनारा हो सकता है। आप अगर इनके तटों के नजदीक जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि भूमि, स्थल और जल मिल रहे होंगे, और वहां पर वायु भी होगी। वहां का वातावरण कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसे मिलन स्थल का जो मुख्य बिंदु होता है वही होता है दोस्तों जैवमंडल। और ये जो स्थल होते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, ये पर्यावरण के प्रति बड़े ही संवेदनशील भी होते हैं, और यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रजातीय विविधता सर्वाधिक, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो प्रजातीय विविधता पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है। तो पहले दोस्तों प्रजातीय विविधता को समझना जरूरी है। प्रजाति का मतलब होता है दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव हैं, और विविधता का मतलब होता है कितने टाइप्स ऑफ जीव हैं, कितने ज्यादा प्रकार के जीव हैं। तो जितने ज्यादा प्रकार के जीव कहाँ पर पाए जाएंगे? जहां पर ज्यादातर जीवों के लिए एक ऐसा स्थल होगा जो सभी जीवों के लिए अनुकूल होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और ऐसे स्थल पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जो ब्राजील देश है वहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ब्राजील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां से 2 रेखाएं होकर के गुजरती हैं, इसमें विषुवत रेखा और मकर रेखा शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है?
उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। और अगर हम भारत के संदर्भ में ये सवाल पूछ ले आपसे कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, पता है? चलिए, केरल, आपने बिल्कुल सही बताया, जी हाँ केरल। केरल की शांत घाटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है अगर भारत के संदर्भ की बात हम करें। चलिए, इसके बाद एक शब्द आता है पारिस्थितिकी, पूरा एक चैप्टर है। और यकीन मान लीजिए कि पारिस्थितिकी एक ऐसा टॉपिक है जहां से 100% सवाल जरूर आता है। तो चलिए पारिस्थितिकी पे हम बात कर लेते हैं और कौन कौन से सवाल एग्जाम में शामिल किए जाए। तो देखिए, समस्त जीवों पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी इस संसार में पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका पर्यावरण के प्रति एक संबंध है, यानी कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इन सारी चीजों का जो हम अध्ययन करते हैं वो पारिस्थितिकी अध्ययन करते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, ठीक है, मैं अपने घर में कैसे रहता हूँ, मेरे कैसे संबंध हैं, तो यही क्या है, पारिस्थितिकी, हमारा जो संबंध है। और हर व्यक्ति का, हर प्रजाति का जो संबंध होते हैं पर्यावरण के प्रति अलग होते हैं। मेरा पर्यावरण के साथ संबंध दूसरे हैं। अगर हम किसी जानवर की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, तो उसके संबंध दूसरे हैं। किसी कीड़े की बात करेंगे, संबंध दूसरे हैं। किसी पंछी की बात करेंगे तो उसके संबंध दूसरे हैं। तो जो विभिन्न प्रजातियां हैं, इनका पर्यावरण के साथ एक कैसे संबंध स्थापित करते हैं, कैसे रहते हैं, हम इन बातों का जो अध्ययन करते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र में हम करते हैं। अगला सवाल दोस्तों बड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोलॉजी। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था, तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1869 में अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था। मुझे पूरा यकीन है कि अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों शब्द अलग अलग हैं। पहला शब्द था पारिस्थितिकी और इसमें हमने एक शब्द जोड़ दिया पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ से दोस्तों दूसरा सवाल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पूछ ले, यानी इसमें तंत्र शब्द लगा दे और कहे कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1935 में एक पर्यावरणविद थे एजी टांसले महोदय। कौन दोस्तों, एजी टांसले महोदय ने सबसे पहले 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है वो किया था। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप गलत नहीं करेंगे। पारिस्थितिकी पूछे तो अर्नेस्ट हैकल लगाएंगे और पारिस्थितिकी तंत्र पूछे तो 1935 एजी टांसले उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र में होता क्या है। देखिए ये भी लगभग पारिस्थितिकी जैसा ही है कि जैविक और अजैविक घटकों की जो समस्त क्रियाएं होती हैं, यानी कि वर्षा है, तापमान है, प्रकाश है, इनका एक संबंध होता है। इनकी जैविक संगठनों के साथ एक प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया का ही जो हम अध्ययन करते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप जो आपका उपभोक्ता, उत्पादक, सर्वाहारी, ये वाला चैप्टर भी आप इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर जैविक घटक नहीं समझ में आ रहा है आपको तो एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें आपका क्या शामिल होगा, उत्पादक शामिल होंगे। उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक आपके शाकाहारी जीव होते हैं दोस्तों। उत्पादक क्या होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं। जैसे कोई पेड़ है, कोई घास है, ये क्या है, ये उत्पादक है। ये मांसाहारी नहीं होते, ये उत्पादन का कार्य करते हैं। अन्य जीवों के लिए जो भोजन प्रदान करते हैं वो उत्पादक ही करते हैं। सेकंड नंबर पर उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो इन उत्पादकों का सेवन करते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे घास की मैदान पर, तो घास क्या है, उत्पादक है। और उस घास को खाने के लिए उछलता कूदता हुआ हुलारे मारता हुआ खरगोश आ गया और खरगोश ने उस घास को खाया। खरगोश हमारा क्या हो गया, खरगोश हमारा हो गया उपभोक्ता दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, दोनों समझ में आता है। सपोज करिए कि अब अपघटक क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, उस घास को खाने के लिए खरगोश आया था और सभी की उम्र होती है, सभी को एक दिन जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है।
और ये दुनिया नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान है और सब कुछ नाशवान है, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाना है। ये खरगोश भी एक दिन समाप्त हो जाएगा जो आकर के इस घास को खाया था, है ना। तो खरगोश भी जब एक दिन समाप्त होगा, इसकी मृत्यु होगी, तो इसका शरीर जब कहीं पर पड़ा होगा किसी मैदान पर, कहीं जंगल में, तो उसको खाने के लिए बहुत छोटे छोटे जीव आएंगे जो उसके शरीर को गला गला करके नष्ट कर देंगे और पर्यावरण में वो विलीन हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये क्या कहलाएंगे? अपघटक। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको जैविक संगठक क्या होते हैं और उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अजैविक घटक क्या होते हैं? मृदा। मृदा आप सभी लोग जानते हैं, मिट्टी। ये क्या है? अजैविक है, मगर इसके बिना जीवन जो है बिल्कुल संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जल। जल बिन सब सून। दोस्तों, जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है। वायु। क्या दोस्तों? वायु। वायु के बिना हम कुछ ही पल जीवित नहीं रह सकते। चेक करके देख लीजिए अपने साथ शुरू करके। प्रकाश, ऊर्जा। ना हम प्रकाश के बिना जीवित रह सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा के बिना जीवित रह सकते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों को मिला करके ही पर्यावरण हो सकता है। इसमें एक भी अगर संगठक नहीं होगा तो पर्यावरण नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, एक सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम क्या है दोस्तों? तो ऊर्जा स्थानांतरण का दोस्तों मतलब ये होता है कि जब एक संगठन स्तर से दूसरे स्तर पर जब ऊर्जा जाती है तो मात्र 10% रह जाती है। सपोज करिए कि मैंने 100 सेब खाए। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं खा नहीं सकता हूँ 100 सेब, मगर सपोज करिए मैंने 100 सेब खाए, तो मेरे अंदर 100 सेबों की ताकत है क्योंकि मैंने 100 सेब खाए। अब मैं ये ताकत किसी और को देना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं ये अपनी ताकत में किसी और को दूंगा तो वो जाएगी मात्र 10 सेब के बराबर। कितनी दोस्तों? 10 सेब के बराबर। यानी जब आप 100 सेबों का 10% निकालेंगे तो 10 सेब जाएंगे। यानी हमसे जो किसी दूसरे ने ताकत गई 10% की, 10 सेब की, और जब वो 10 सेब वाला किसी दूसरे को देगा तो कितने सेब देगा? कितने सेब की ताकत दे सकता है? 1 सेब। ठीक है दोस्तों, यानी 10% का जब आप 1 निकालेंगे 10 सेब का तो 1 आएगा। तो मेरे ख्याल से आप ऊर्जा के स्थानांतरण का नियम समझ गए होंगे कि एक स्तर से जब दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो सिर्फ और सिर्फ 10% ही पहुंच पाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और कुछ चीज ना समझ में आई तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुला हुआ है, आप उसमें अपनी बात को करिएगा। अगली वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो जल में कितनी गहराई तक अंदर जा सकता है, कि वो जल में कितनी गहराई तक अंदर जा सकता है। मैं इधर तक उसको मिटा रहा हूँ ताकि अगर कोई चीज़ समझानी होगी तो मैं आपको इधर समझा दूँगा, और अगर आपको देखना हो क्या लिखा था तो वीडियो को बैक करके नीचे लिख लीजिएगा। चलिए सपोज करिए दोस्तों, ये जल है, ये क्या है? ये जल है। तो इसमें जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो मात्र 200 मीटर की गहराई तक जाएगा। देखा दोस्तों, 200 मीटर की गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश जल में प्रवेश कर सकता है, इससे ज्यादा गहराई पर नहीं जा सकता है। यही रीजन है कि जो 200 मीटर के बाद अंदर जो विविधता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो समुद्र के जीव जंतु हैं वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में ज्यादा सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि अगर आपसे सवाल पूछ ले कि जो सूर्य का प्रकाश है जल में कितनी गहराई तक अंदर जा सकता है तो आप गलत मत करिएगा और 200 मीटर आंसर क्लिक करिएगा। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये संसार के सबसे बड़े प्रवाल है दोस्तों। संसार के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो यही है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों, और इनको बोलते हैं समुद्र केवल। क्या बोलते हैं दोस्तों? समुद्र केवल। यानी जैसे कि
जैसे पृथ्वी से ऊपर वन पाए जाते हैं, तो पृथ्वी ना बोल करके स्थल के ऊपर वन पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी वन पाए जाते हैं। तो ये समुद्र के अंदर के वन हैं और इससे बड़ी कोरल रीफ दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। कहाँ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया, तो प्लीज आप गलत मत करिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे बड़ी कोरल रीफ है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रामसर साइट की दोस्तों। अब हम किसकी बात करेंगे? रामसर साइट की थोड़ी सी बात करेंगे। वहां पर हेडिंग लिखी है और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो हमको एक्सप्लेन करना होगा रामसर साइट। ठीक है दोस्तों, तो रामसर पहले है क्या ये समझ लीजिए। रामसर आर्द्र भूमि पर हुआ एक समझौता है दोस्तों। रामसर क्या है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर हुआ एक क्या है? एक समझौता है। और इसकी खास बात जो इसको बनाती है कि यह जो इसमें शामिल होगा उसके लिए इसके नियमों को बनाना और लागू करना, बनाना तो है ही है, उनको जो भी इसमें शामिल होगा इस समझौते में उसके लिए अनिवार्य है। तो ये जो एक बात है वो रामसर कन्वेंशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। और रामसर कन्वेंशन क्यों हुआ ये समझिएगा। 1970 के दशक की बात क्या है कि मैंने बताया कि ये ऐसे स्थल होते हैं जो समुद्र और स्थल के बिल्कुल नजदीक होते हैं, जहाँ पर मिलते हैं। यानी कि हम कुछ ऐसे समझ लेते हैं ये कोई प्लेस है और यहाँ पर ये पानी आकर के मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आर्द्र भूमि है। ये समुद्र के किनारे भी हो सकते हैं, झील के किनारे भी हो सकते हैं, तालाब के किनारे भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो विविधता पाई जाती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इन विविधताओं के कारण यहाँ पर जो मानवीय जो हस्तक्षेप होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन स्थलों पर बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न होने लगा। इसके लिए 1970 में ईरान के रामसर शहर से, क्या देखिएगा, ईरान के रामसर शहर में 1971 में एक सम्मेलन बुलाया गया और सभी देशों से निवेदन किया गया कि हमें एक ऐसे प्रयास की जरूरत है कि हम इन आर्द्र भूमियों को बचा सकें, ताकि वहां पर जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी हम बचा सकें। क्योंकि जब तक जीव जंतु नहीं रहेंगे तब तक हमारा जो पर्यावरण है असंतुलन वो बढ़ जाएगा और हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। तो ईरान के रामसर शहर में यह बैठक कब हुई दोस्तों? 1971 में हुई थी, मगर भारत इसमें जो है इसको लागू नहीं किया था 1971 में। ये भी सवाल पूछा जाता है। यह जो कन्वेंशन लागू हुई वह 1975 का लागू हुई दोस्तों। कब लागू हुई? 1975 में रामसर साइट लागू हुई। कब दोस्तों? मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूँ, शायद यहाँ पर ना लिख रहा होगा। 1975 यह कन्वेंशन जो थी वो लागू हुई। कब लागू हुई? 1975 को यह कन्वेंशन लागू कर दी गई, यानी इसके नियम लागू कर दी गए। मगर जो भारत था वो 1982 में शामिल हुआ दोस्तों। भारत कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हुआ, यानी कि लगभग 11 साल बाद। देखिए कोई भी जब विश्व में चीज होती है तो अचानक से शामिल नहीं हो जाते, कुछ लोग गलती हुए। हमने 11 साल में देखा कि हाँ ठीक है कि नहीं ठीक है, सारे देश अपने यहाँ कैसे काम कर रहे हैं, तो हमने स्थितियों को पहले समझा, परखा, फिर अपने वाला को के। इसे कहावत हमने सुनी होगी, कहीं जब वो आंदोलन करे जाओ तो पीछे रहो, तो कहीं ये पीछे काहे रहो, कहीं जीवा लाठी चले लगे तो भागे में सबसे आगे हुई जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं। तो जो 1971 में बैठक हुई, 75 में से लागू किया गया, मगर भारत शामिल नहीं हुआ। भारत कब शामिल हुआ? भारत 1982 में शामिल हुआ। एक सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जो पहला आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था वो 1997 को मनाया गया था। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि जो आर्द्र भूमि दिवस है इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई,
तो आर्द्र भूमि दिवस को जो मनाने की शुरुआत हुई है वो 2 फरवरी 1997 से हुई और पहली बार इसी दिन का मनाया गया था। अब थोड़ा सा बात हम भारत के संदर्भ में कर लेते हैं और ये थोड़ा हमारे करंट का भी सवाल हो जाएगा। तो जो करंट के सवाल हुआ करे उन पर तो विशेष दृष्टि रखनी है कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या 249 है। कितनी है? 49। कितनी है दोस्तों? 49 है। 49 है। और जो 49वां बना था वो बखीरा बना था। क्या बना था दोस्तों? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य बना था और यह उत्तर प्रदेश में है। जो हम यूपी वाले एग्जाम देने जा रहे हैं, लेखपाल है, ग्राम विकास अधिकारी, इनके लिए तो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछ ले कि भारत में वर्तमान में आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या कितनी है? तो 49 है और 49वां बना था बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और यह हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये भी हमारा करंट का सवाल है। अब जो है चल गई है दिवस कम पूछता है, थीम ज्यादा पूछता है। वो देखना चाहता है कि जो स्टूडेंट है, तैयारी करने वाला बालक है, वो कितना ज्यादा अपनी चीजों को पढ़ रहा है, अच्छे से ध्यान दे रहा है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन मत करिएगा। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही क्या है दोस्तों? लोगों और प्रकृति के लिए, यानी हम और नेचर के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, यानी कि हमें कार्यवाही करने की जरूरत है उन स्थलों पर जहां पर छेड़छाड़ ज्यादा हो रही है और हमें उसको रोकने की जरूरत है दोस्तों। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप अगर इस क्षेत्र में कोई प्रयास कर सकते हैं आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, तो आप जरूर उसके लिए कोई सजेशन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र आर्द्र भूमि में आता है दोस्तों? याद रखिएगा, भारत का लगभग 4.7% क्षेत्र जो है वो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। तो आप इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, इससे ज्यादा ही आता है, कम नहीं आता। ये मैंने अप्रोक्सीमेट में लिखा है क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पूछा गया सवाल है कई बार, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस स्टेट में है दोस्तों? तो देखिए, अगर पूछ ले सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला स्थल, तो आप आंसर दोस्तों लगाइएगा सुंदरवन। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र, कोई एक पार्टिकुलर क्षेत्र पूछे, राज्य ना पूछे, तो आप सुंदरवन लगाइएगा। सुंदरवन डेल्टा है, सभी लोग जानते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन स्थल से बनता है, बांग्लादेश और बंगाल में सीमा के निकट। ठीक है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। मगर अगर स्टेट की बात करेगा तो आप आंसर लगाएंगे गुजरात। क्या लगाएंगे दोस्तों? सबसे ज्यादा जो आर्द्र भूमि है वो गुजरात राज्य के पास है और उसका रीजन भी है, क्या सभी जानते हैं, भारत के सभी जो राज्यों में सबसे बड़ी तट रेखा वाला जो आपका राज्य है वो गुजरात भी है और इसके पास लगभग 1600 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है, जिसकी वजह से इसके पास सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। तो चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ लेते हैं। इसका उत्तर आपको पता चल गया। देखिए, 1982 में मैंने आपको बताया पहली बार भारत इसमें शामिल हुआ और उसने अपने यहाँ चीजों को लागू किया। तो जब लागू किया तो 2 ऐसे स्थल थे जिनको शामिल कर लिया गया उसी वर्ष, यानी कि 1982 को भारत ने लागू किया और 1982 में ही 2 स्थलों को आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया, जिसमें पहला था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहां पर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है राजस्थान में। भैया रजवाड़ों का जो प्रांत बोलते हैं राजस्थान। ठीक है दोस्तों, और दूसरा हमारा कौन सा था? पहला हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कौन सा था? इसको 1982 में शामिल किया गया। दूसरा था चिल्का झील। कौन सा दोस्तों? चिल्का झील। आप सभी लोग जानते हैं भारत की सबसे बड़ी ये झील, मतलब कि नमक पानी की झील है, नमकीन वाली झील है, प्राकृतिक आपकी झील है, चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा। तो 1982 में जब भारत ने इस पर हस्ताक्षर के लागू किया तो भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और दूसरा चिल्का झील। आपको पता है पूर्वोत्तर भारत के सबसे पूर्व भारत के अगर हम कहते हैं
सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आते हैं सर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की बात करेंगे। मॉन्टेक्स, देखिए दोस्तों, पूछ लेता है कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे? नाम है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, यानी जिसमें चीजों को रखा गया। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो है ये रामसर जो अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, इसी का एक अनुषंगी इकाई है। यानी कि ऐसे स्थल जो ऐसे आर्द्रभूमि वाले स्थल जिन पर खतरा ज्यादा है, लेकिन कुछ स्थल खतरा कम है मगर बहुत ऐसे स्थल जिन पर खतरा ज्यादा है। तो यू सोचे कहें कि भैया एक आइस रिकॉर्ड बनाओ और कोई रिकॉर्ड में यहाँ आर्द्रभूमि के ऐसे स्थल क्या रखो जिन पर खतरा ज्यादा है, जिन पर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। यानी देखो जो हमारा सबका विषय कमजोर होते हैं, गणित कमजोर, तो कहीं गणित पर ध्यान ज्यादा दो। ऐसे कहीं कि जौन क्या कहीं जौन स्थल खतरे में ज्यादा है आर्द्रभूमि के, उनका ज्यादा ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, क्या कहीं ऊपर ज्यादा ध्यान दो। तो की पर ज्यादा ध्यान देगा तो दो स्थल एक बार शामिल करेंगे। कितने स्थल शामिल करेंगे? दो स्थल शामिल करेंगे। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा लोककटक झील। कौन सा दोस्तों? एक तो यही है आपका, इसी को शामिल कर लिया गया, और जो दूसरा था वो कौन सा था? लोककटक झील। दूसरा लोककटक झील कहाँ पड़ेगी? लोककटक झील। तो याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दो स्थल हैं तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल इसलिए किया गया इन पर खतरा ज्यादा है दोस्तों। तो याद रखियो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है कि जीवनी आर्द्रभूमि स्थल हैं और ऐसे स्थल जिन पर खतरा ज्यादा है, और भारत के दो स्थल हैं जिन पर खतरा ज्यादा है। एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वाला, जंतर पानी कम बरस रहा, खतरा तो भैया हो गए कहीं, और दूसरा लोककटक झील मणिपुर, यो भैया बड़ा खतरा ज्यादा है क्योंकि ये मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा दिख रहा है। खैर इन पर रोक लगाई जा रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक स्थल भैया और है, तो चिल्का झील हम लिखे रहा उड़ीसा वाला। चिल्को झील कहीं ना 1993 में भैया शामिल करेगा। कहीं चिल्को झील शामिल करो, यो हस्तक्षेप ज्यादा है, खतरा ज्यादा है, मगर बाद में ऊपर धीरे धीरे काम भवा खतरा हटावागा। और खतरा कब हटा? 2002 में। यानी कि जो आगे चिल्का झील है, कौन? चिल्का झील यह मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल करें कब? 1993 में। कहीं खतरा ज्यादा है मगर जब खतरा कम होगा तब इनका बाहर कर देगा 2002 में। कब बाहर कर देगा? 2002 में इनका बाहर कर देगा, कहीं खतरा खत्म इनका बाहर। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए क्या भारत में कोई कार्यक्रम चलाया गया? तो जी हाँ, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए भारत में जो कार्यक्रम चलाया गया था वो 1985-86 में चलाया गया था, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि ये जो स्थल होते हैं पर्यावरण के प्रति बड़े ही संवेदनशील होते हैं, और इन पर खतरा होगा तो पर्यावरण पर खतरा होगा, और पर्यावरण पर खतरे का मतलब है संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा होना। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने बड़ा सिस्टम से चीज़ों को रखा है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को ही मैं रख सकूं। ठीक है दोस्तों, तो टेट सीटेट सुपर टेट वालों विशेष रूप से मेरे भाई बहनों आपके लिए क्लास ये थी, काफ़ी रिक्वायरमेंट मेरे पास टेट सीटेट और सुपर टेट के लिए आ रही थी। तो आप निरंतर मेरे वीडियोस को देखते रहें और जुड़े रहें। राजस्व लेखपाल यूपी पीसीएस आपके लिए भी पर्यावरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर से मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, निवेदन है। और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को, थोड़ा सब्सक्राइब करवा दो यार, सपोर्ट कर दो मेरा, है ना। और अगली वीडियो में कल लेकर के आऊँगा, पार्ट 2 में लेकर के आऊँगा पर्यावरण का, और रात में 8 बजे हम मिलेंगे लाइव सेशन में, और आज लाइव सेशन में हम अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे। सभी लोग 8 बजे लाइव जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।